और दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम मेंस आंसर राइटिंग का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा के प्रश्न किए और इससे पहले फिर हमने वैदिक के प्रश्न किए थे। ये हम कर चुके हैं। आज हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। हमारी जो आंसर राइटिंग सीरीज है, इसमें हम एक एक प्रश्न आपको विधिवत समझाते हैं कि आपको उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना रहेगा। ये आपके अभ्यास के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। आप यदि कोई भी क्वेश्चन मान लो नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जान रहे उसमें क्या लिखना है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। वो पूरा प्रश्न हम आपको लिखकर समझाते हैं, जिससे कि आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। इस आंसर राइटिंग में हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, सारे पेपर को, जीएस 1, 2, 3, 4 सारे पेपर आपके कवर करेंगे। आप चाहे यूपीएससी जा रहे हो, आप चाहे यूपीपीएससी जा रहे हो, आप चाहे आरओ या कोई भी पेपर, बीपीएससी, आप एसएससी, माफ़ कीजिए, आरपीएससी, किसी में भी जा रहे हो, सबके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। छोटी परीक्षाओं के लिए इसलिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यदि इनमें कहीं भी हमें मिलता है कि कौन सा प्री के लायक है, जैसे एसएससी में आता है, आरओ में आता है, तो वह भी हम आपको पॉइंट कर देते हैं कि यह आपका प्री के लायक है या प्री के योग्य संभावित प्रश्न है। निबंध की सीरीज जो अपनी चलाई जा रही है, वो तो आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे। आपको हम निबंध में बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। बस आप इतना हमारा कहना मान लेना कि आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करती रहना। किसी भी विषय पर निबंध आएगा, आप आराम से लिख लोगे। इतने आपको कोटेशन दे देंगे, इतने आपको निबंध दे देंगे। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। बाहर आप मेंस के लिए बहुत बहुत फीस देते हैं, आप भी जानते हैं। अच्छी खासी फीस आप पे करते हैं और कितना सीखते हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं। यहाँ सब आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। बस वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। जितना समझाएं उतना प्रैक्टिस कर लेना। हर एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे 20 बार पूछना। बस ये है, पेपर निकाल लेना। केवल प्री पास करना उद्देश्य नहीं है मेरे भाई। आपको मेंस निकालना है, आपको इंटरव्यू में जाना है, फिर आपको सिलेक्शन लेना है। केवल हम प्री पास हो गए, प्री भर की तैयारी कर लिए, उतने से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको सीरियस भी होना पड़ेगा। आपकी भाषा से, आपके बातचीत के तरीके से, आपके चलने के तरीके से, आपके डिसीजन लेने से, सब चीज़ों से दिखना चाहिए कि आप एक अधिकारी हो। केवल आप तैयारी कर रहे हो, आप कोचिंग में एडमिशन ले लिए हो, इतने से अधिकारी नहीं। आपके व्यक्तित्व में भी वो चीज़ अभी से दिखनी चाहिए, तभी तो जाके बनेंगे ना अधिकारी। जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसका खांचा बना लेते हैं, नक्शा बना लेते हैं। नक्शे पर धीरे धीरे चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे बनाना शुरू करते हैं, फाइनली मकान बन जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। सारी चीज़ें पूरी होती जाएंगी, तैयारी भी होती जाएगी, तो एक दिन कलेक्टर साहब तो बन ही जाओगे ना। बस यही चाहिए, निरंतरता चाहिए। यदि मैं निरंतर हो सकता हूँ आपके पढ़ाने के लिए, तो आप निरंतर क्यों नहीं हो सकते हो पढ़ने के लिए। इसलिए सारी सीरीज आप सही से देखते रहो। पीसीएस आने वाला है, यूपी पीसीएस अक्टूबर में संभावित है। हाँ, अक्टूबर में है ही है। तो उसके लिए हम वन लाइनर सीरीज ले आए हैं। आपको बस उनको देखते जाना है, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। सारे चीज़ें उसमें पढ़ाएंगे, उसमें भी हम हर चीज़ डिटेल में पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए इधर उधर परेशान ना होना पड़े। आज पढ़ेंगे महाजनपद काल। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हम प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं। महाजनपद काल की राजनीतिक संरचना और शासन व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। उस समय के गणतंत्र और राजतंत्र की विशेषताओं की तुलना कीजिए। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, महाजनपद काल के आर्थिक जीवन का विवेचन कीजिए। कृषि, व्यापार, सिक्कों के प्रचलन तथा नगरीकरण के विकास ने समाज पर क्या प्रभाव डाला। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, महाजनपद काल में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कीजिए। इस युग ने जैन और बौद्ध धर्म के उदय में क्या भूमिका निभाई। तो तीनों प्रश्नों में तीनों चीजें आ जाएंगी। पहले प्रश्न में क्या आ जाएगा, संरचना, राजनीतिक संरचना आ जाएगी, शासन व्यवस्था आ जाएगी पहले प्रश्न में। दूसरे में इनके आर्थिक जीवन के बारे में और व्यापार के बारे में बात हो जाएगी। तीसरे प्रश्न में हम धार्मिक और सांस्कृतिक चीजें पढ़ लेंगे, यानी महाजनपद काल को हम पूरा कवर कर लेंगे। उसी समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होता है, तो उसके बारे में भी एक प्रश्न में हम पढ़ लेंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज यदि आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। बस पूरा वीडियो देखना है, समझाएंगे। जो किताबें आपके पास हैं पहले से, सारी बुक हैं आपके पास पहले से,
PDF वगैरह के लिए परेशान मत हुआ करो, जो यहाँ समझा देंगे ना वो दिमाग पे छप जाएगा, यकीन मानो। महाजनपद काल की पहला प्रश्न है, राजनीतिक संरचना और शासन व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। उस समय के गणतंत्र और राजतंत्र की विशेषताओं की तुलना कीजिए। काल कौन सा है? महाजनपद काल। राजनीतिक संरचना के बारे में यदि हम लिख लें, शासन व्यवस्था के बारे में लिख लें तो हमारा आधा प्रश्न हो जाएगा। फिर हम गणतंत्र और राजतंत्र की विशेषता से तुलना कर देते हैं तो हमारा पूरा प्रश्न हो जाएगा। यानी महाजनपद काल को यदि हम राजनीतिक दृष्टि से देख के हल करें तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसी काल में वैदिक जनजातीय समाज से निकलकर राजनीतिक संगठन ने स्थायी राज्य का रूप लिया। इस युग को महाजनपद काल कहा जाता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों, पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा पुराणों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह काल राजनीतिक प्रयोगों, शासन की विविध शैलियों और केंद्रीकरण की प्रक्रिया का साक्षी रहा है। देखो, पहले हम एक भूमिका जैसा लिखेंगे, भले ही हम 50 शब्द उसमें लिखें। कभी भी आंसर कोई लिखना ऐसे मत शुरू कर देना सीधे हेडिंग डाल देना। पहले थोड़ी भूमिका लिखना कि उस प्रश्न में आप क्या ऐसा समझ रहे हो या समझाने वाले हो। यहाँ निबंध जैसी हेडिंग नहीं डालेंगे प्रस्तावना वगैरह की, बस यह वो थोड़ा प्रस्तावना जैसा होना चाहिए। यदि हम कोई फैक्ट प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहाँ से लिया गया है, कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हमें उसके बारे में पता हो, तभी उनका प्रयोग करें। पता कैसे होगा? जब हमको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब आप हमारे वीडियो देखोगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। महाजनपदों का उद्भव। आरंभ में समाज जनजातीय संगठन जन पर आधारित था। जैसे जैसे कृषि उत्पादन, व्यापार और नगरीकरण बढ़ा, स्थायी भूभाग आधारित इकाइयां बनती चली गईं। इन स्थायी इकाइयों को जनपद कहा गया। जनपद एक ऐसी क्षेत्र को माना गया जहां लोग रहते थे। देखिए, इन उत्तरों को लिखने में उस समय की जो हमारी शब्दावलियां थी उनको भी हमें थोड़ा पकड़ के चलना पड़ेगा। अनेक जनपद मिलकर बड़े राजनीतिक क्षेत्र बने जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद आज भी बहुत जगह जिलों को बोला जाता है, तो जनपद जिला जैसी जगह होती थी। महाजनपदों की संख्या और विस्तार। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। इनमें मगध, वत्स, कोसल, अवंत, काशी, अंगे, मल्ल, वज्र, छेद, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अशमक, मत्स्य, कांधार और कंबोज प्रमुख थे। कहां से हमें मिला है? अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। कितने मिले हैं? 16। अब एक चालाकी सीखो। चालाकी क्या सीखनी है? चालाकी ये सीखनी है आपको, यदि आपको 16 महाजनपदों के नाम पता हैं, यदि नाम 16 के पता हैं, तब तो आप उनको लिखोगे, ठीक है। यदि आपको नाम नहीं पता है तो आप उनको नहीं लिखोगे, फिर 16 लिख के खत्म करोगे, आगे की लाइन लिखोगे। ये नहीं कि 2-3 लिख दें फिर आदि लगा दें। आदि नहीं, आदि हम तब लगाते हैं जहां अनगिनत या बहुत चीजें होती हैं। आदि हम वहां नहीं लगाते हैं। मान लो जैसे कितने वेद हैं, हमने कहा 4 वेद हैं। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, आदि। नहीं लगा सकते ना भाई, आपको चारों के नाम पता है क्योंकि वो गिनती के 4 ही हैं, तो इसलिए वहां पर हम आदि नहीं लगाएंगे। राजतंत्रीय महाजनपद। राजनीतिक संरचना पढ़ते हैं। अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्रीय शासन था। राजा सर्वोच्च शासक होता था और सत्ता वंशानुगत होती थी। राजाओं के पास सेना, कर वसूली की व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचा होता था। राजधानी नगरीकृत और किलेबंद होती थी। उदाहरण क्या था? मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इसमें आप 2 ही लिख सकते हो। मान लो हमें नहीं ज्यादा पता है तो हम मगध और कोसल लिख सकते हैं। किलेबंदी इनकी होती थी। गणतंत्रीय महाजनपद कैसा था? कुछ महाजनपदों में सत्ता सामूहिक रूप से चुने गए या वंशगत कुलीन लोगों के हाथ थी। इन्हें गढ़ या संघ कहा जाता था। सत्ता सभा और समिति जैसी संस्थाओं में केंद्रित होती थी। यहाँ निर्णय बहुमत या सहमति से लिए जाते थे। उदाहरण क्या थे? मल्ल, वज्र, साक्य और लिच्छवी, ये उदाहरण थे। सभा और समिति हमने कहीं और पढ़ी थी, याद होगा, याद करो एक बार, हमने पढ़ी थी वैदिक काल में।
वैदिक काल में सभा और समिति पढ़ी थी। युद्ध जैसी चीजों में न्याय के लिए जो है इस समिति का प्रयोग करते थे, वैसे सलाह के लिए इस समिति का प्रयोग करते थे, सभा का। इसके बाद आती है शासन व्यवस्था। राजा गणाध्यक्ष भूमि कर, व्यापार कर और युद्ध कर वसूल करते थे। स्थायी सेनाएं बनाई गई जिनमें हाथी, रथ, अश्व और पैदल सैनिक शामिल हुए थे। प्रशासन में राजपुरोहित, मंत्री, सेनापति, ग्रामिक संग्राहक जैसे अधिकारी होते थे। न्याय व्यवस्था धर्म और परंपरा के आधार पर होती थी। राजतंत्र की विशेषताएं क्या थी? सत्ता वंशानुगत और केंद्रीकृत। राजा सर्वसत्ताधारी, परंतु धर्म और प्रजा के हित का पालन करना अपेक्षित। युद्ध और विस्तार की नीति पर बल देना। प्रशासनिक संरचना अधिक विकसित होना। उदाहरण क्या था? मगध का उन्नति करना। गणतंत्र की विशेषताएं क्या रही हैं? निर्णय सामूहिक संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। सत्ता कुलीन वर्ग तक सीमित रहती है। युद्ध और शांति के लिए निर्णय सभा द्वारा होते हैं। अपेक्षाकृत स्वतंत्रता और सहभागिता। उदाहरण क्या थे? वज्र संघ, जहां लिच्छवियों सहित 8 गढ़ एकजुट थे। तुलना यदि हम करते हैं तो राजतंत्रों में केंद्रीकरण और स्थायित्व अधिक था, इसलिए वे दीर्घजीवी और शक्तिशाली बने रहे। गणतंत्रों में लोकतांत्रिक झलक थी, किंतु आपसी विखंडन और कुलीन वर्ग की संकीर्णता से वे कमजोर हुए। अंततः मगध जैसे राजतंत्रीय महाजनपदों ने गणतंत्रीय महाजनपदों को पराजित कर लिया। महत्व क्या रहा, फिर परिणाम क्या मिला? महाजनपद काल में राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। यह काल आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसे केंद्रीकृत शासन का पृष्ठभूमि बनता है। गणतंत्र की परंपरा ने भारतीय इतिहास को लोकतांत्रिक प्रयोगों से परिचित कराया। राजतंत्र ने मजबूत प्रशासन और साम्राज्य विस्तार की नींव डाली। महाजनपद काल भारतीय इतिहास का संक्रमण काल था। यहाँ जनजातीय संगठन से निकलकर व्यवस्थित राज्यों का विकास हुआ। राजतंत्र और गणतंत्र दोनों ने प्रशासन का प्रयोग किए। यद्यपि गणतंत्र लोकतांत्रिक भावना के वाहक थे, परंतु स्थायित्व और विस्तार की दृष्टि से राजतंत्र अधिक सफल रहे। यही कारण है कि अंततः मगध जैसे राजतंत्री महाजनपदों ने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रभुत्व स्थापित किया। तो यह हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। महाजनपद काल के आर्थिक जीवन का विवेचन कीजिए। कृषि, व्यापार, सिक्कों के प्रचलन तथा नगरीकरण के विकास ने समाज पर क्या प्रभाव डाला? देखो, एक चीज और बता दें, आप पूरा वीडियो देखा करो। पूरा वीडियो देखने से आपको एक तो हैबिट ये भी पड़ेगी लगातार बैठने की। मान लेते हैं 30 मिनट का मेरा वीडियो होता है, तो 30 मिनट में हम 3 सवाल समझाते हैं। 1 मिनट पर तो 10 ही मिनट पर, एक सवाल पर तो 10 ही मिनट पढ़ रहे हैं ना। अब आप 10 मिनट एक सवाल पर अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, आपको बंद करके जाना पड़ रहा है, आपको प्यास लग रही है, तो भाई मेंस इतना आसान तो नहीं है, आप भी जानते हो। पूरा वीडियो आप देखना, जिससे कि आपकी अभी से बैठने की आदत पड़ जाएगी। बैठने के बाद फिर आप लिखना शुरू करोगे। जब आप खुद लिखोगे, 2-3 बार अभ्यास करोगे, तो ये भी तो प्रैक्टिस में लाना है भाई। तो इसलिए पूरा देखना जरूर, समझना जरूर, फिर इसको लिखने का प्रयास करना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महाजनपद काल भारतीय इतिहास का वह दौर था जब सामाजिक राजनीतिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई देते हैं। इस समय वैदिक युग की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर कृषि का विस्तार हुआ, व्यापारिक मार्ग विकसित हुए, सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और नगरीकरण ने समाज को नया रूप दिया। इन परिवर्तनों ने न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाई, बल्कि सामाजिक संरचना और राजनीतिक संस्थानों पर भी गहरा प्रभाव डाला। तो देखिए, किसी भी प्रश्न में मैंने क्या बताया था कि आप 50 से 60 लाइन ही लिखना, लेकिन कुछ उस प्रश्न के बारे में जरूर लिखना कि आप उसमें क्या लिखने जा रहे हो, फिर हेडिंग डालना। ये एक व्यवस्थित तरीका होता है। अब कृषि का विकास देखते हैं क्या था। कृषि का मुख्य आधार गंगा की मैदानी उपजाऊ भूमि और पर्याप्त वर्षा ने कृषि को स्थायित्व प्रदान किया। लोहे के औजारों, हल, कुठार, हंसिया के प्रयोग से भूमि की जुताई और सफाई आसान होती है। फसलों का उत्पादन धान, जौ, गेहूं, तिलहन और गन्ना जैसी फसलें प्रमुख थी। धान उत्पादन विशेषकर पूर्वी भारत, मगध, कौशल में अधिक हुआ। भूमि स्वामित्व और कर, भूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं थीं।
किसानों से भूमि कर वसूला जाता था जो राजस्व का मुख्य स्रोत बनता था। कृषि का प्रभाव क्या हुआ? अधिशेष उत्पादन से समाज में वर्ग विभाजन गहरा हुआ। गांव स्थायी निवास स्थान बने और ग्राम संगठन ने प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया। जब क्या हुआ, खेती एक जगह होने लगी, मान लो जैसे सबके खेत हो गए आसपास में, तो इन्होंने सोचा भाई यहीं पर कहीं रहना भी शुरू करो। जब रहना शुरू किए तो स्थायी नागरिक बन गए, स्थायी नागरिक बन गए, स्थायी जमीन हो गई, पशुपालन शुरू कर दिया और खेती को ही आधार बना लिया। यानी एक जो घुमंतु जिंदगी थी, खाना बदोश की जिंदगी थी, उसको खत्म कर दिया गया। व्यापार कैसे विकसित होता है? स्थानीय और बाहरी व्यापार। अधिशेष उत्पादन और हस्तशिल्प ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक व्यापार में धान, वस्त्र, धातु और लकड़ी जैसी वस्तुएं शामिल थी। बाहरी व्यापार से मगध, गांधार और कंबोज महत्वपूर्ण केंद्र बने। व्यापार मार्ग थे। उत्तरापथ और दक्षिणापथ नामक दो व्यापार मार्ग विकसित हुए। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी। यह मार्ग काशी, राजगृह, उज्जैनी, तक्षशिला जैसे नगरों को जोड़ते थे। फिर व्यापारिक वर्ग कैसे थे? वणिक और श्रेणी नामक व्यापारिक वर्ग उभर के आते हैं। श्रेणियां व्यापार और उत्पादन दोनों को संगठित करती थी। फिर सिक्कों के प्रचलन के बारे में देख लेते हैं। पंचमार्क सिक्के। महाजनपद काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि पंचमार्क सिक्कों का प्रयोग था। ये चांदी से बने होते थे और उन पर विभिन्न प्रतीक अंकित थे। सिक्कों का महत्व। व्यापारिक लेन देन में सरलता आती है। मूल्यांकन और विनिमय की मानक प्रणाली विकसित होती है। राज्य की शक्ति और आर्थिक स्थिरता का संकेत बने। सामाजिक प्रभाव क्या था? व्यापारी वर्ग को प्रतिष्ठा मिलती है। कर संग्रह और व्यापार नियंत्रण राज्य के लिए आसान होता है। नगरीकरण का विकास किस प्रकार हुआ? नगरों का उद्भव। कृषि अधिशेष व्यापार के आधार पर बड़े नगर अस्तित्व में आते हैं। राजधानियां जैसे राजगृह है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रही हैं। नगरों की संरचना। किलेबंद दीवारें, बाजार, शिल्प केंद्र और प्रशासनिक भवन पाए जाते हैं। नगर उद्योग और हस्तशिल्प के प्रमुख केंद्र बनते हैं। नगरीकरण का प्रभाव क्या होता है? शहरी जीवन ने सामाजिक विविधता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। नई श्रेणियां और पेशों का विकास हुआ जैसे शिल्पी, व्यापारी और साहूकार। समाज पर आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव कैसा हुआ? वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। यानी कृषि व्यापार के विस्तार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की भूमिकाएं स्पष्ट होती चली जाती हैं। वैश्य वर्ण व्यापार और उत्पादन से जुड़कर महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि पूरा कमाने का या जो भी है व्यापार का काम वैसे करते थे, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धन और संपत्ति का असमान वितरण। यानी व्यापारिक और शहरी वर्ग संपन्न हुए जबकि कृषक वर्ग पर कर का बोझ बढ़ता गया। सामाजिक विषमता की गहराई शुरू हो जाती है। फिर नए धार्मिक आंदोलनों का उद्भव कैसे होता है? आर्थिक असमानता और शहरी जीवन की जटिलताओं ने बौद्ध व जैन धर्म जैसे आंदोलनों को जन्म दिया। ये आंदोलन समानता और सरल जीवन की वकालत करते थे। राजनीतिक सुदृढ़ता। आर्थिक आधार ने राजाओं को स्थायी सेनाएं और मजबूत प्रशासन बनाने में मदद की। मगध साम्राज्य की उन्नति इसी सुदृढ़ आर्थिक जीवन का परिणाम थी। महाजनपद काल का आर्थिक जीवन भारतीय इतिहास में एक नए युग का संकेत था। कृषि का विस्तार, व्यापार मार्गों का विकास, पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन और नगरों का उद्भव ने अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाया। इन परिवर्तनों से समाज में नई वर्ग संरचना उभरी, धार्मिक आंदोलनों को प्रेरणा मिली और राजनीतिक केंद्रीकरण की राह प्रशस्त हुई। वस्तुतः महाजनपद काल की आर्थिक उपलब्धियों ने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य जैसी विशाल राजनीतिक व्यवस्था को जन्म देने की आधारशिला को काम किया। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। महाजनपद काल में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कीजिए। इस युग ने जैन और बौद्ध धर्म के उदय में क्या भूमिका निभाई? मतलब यह प्रश्न उस समय की धार्मिक स्थिति को जानना चाहता है। किस समय की? महाजनपद काल की। धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति बतानी है और जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो जिनका उदय होता है वह किन परिस्थितियों में होता है, इस बारे में हमें इसमें बात करनी है। देखते हैं भाई। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में केवल राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक क्रांति का भी काल था।
इस समय वैदिक धर्म अपने जटिल कर्मकांडों और याज्ञों के कारण आम जनता से दूर हो गया था। समाज में वर्ण भेद, करों का बोझ और आर्थिक असमानता गहरी हो रही थी। ऐसे वातावरण में नए धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया। जैन और बौद्ध धर्म जैसे सुधारवादी संप्रदाय इसी पृष्ठभूमि में उभरे और समाज में व्यापक प्रभाव डालने लगे। धार्मिक स्थिति देखते हैं क्या थी। वैदिक धर्म की स्थिति, देवताओं की संख्या बढ़ी और यज्ञों की जटिलता अधिक हो जाती है। वैदिक धर्म में यज्ञों में पशु बलि, धन का अपव्यय और पुरोहित वर्ग की प्रधानता आम लोगों को असंतुष्ट कर रही थी। उपनिषदों ने धार्मिक प्रश्नों और आत्म ब्रह्म के सिद्धांतों को जन्म दिया, परंतु वे दार्शनिक स्तर पर सीमित रहे। जनता की असंतुष्टि। किसान और व्यापारी वर्ग को वैदिक कर्मकांडों से कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं था। शूद्र और निचले वर्गों को धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इस कारण सरल और समानतापूर्ण धर्म की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, समाज विद्रोह तभी करता है जब वो बराबरी में नहीं आता है। आप किसी एक वर्ग को अगर बिल्कुल मान लो नीचे छोड़ दोगे, तो वो वर्ग अपने लिए आवश्यक विकल्प ढूंढने लगेगा। उसको जहां उसकी अनुभूति के विकल्प मिलेंगे वो वहां जाएगा और यहीं से एक अराजकता फैलती रहेगी। अब देखिए, हर व्यक्ति तो सबसे नहीं लड़ सकता है, तो वो चुपचाप अपने दूसरे मार्ग ढूंढने लगता है। यही कारण था कि और नए जो धर्म थे उनको उदय होने के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिल गया। सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। भाषा और साहित्य। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और पाली जैसी जन भाषाओं का विकास होता है। धार्मिक आंदोलनों ने इन्हीं भाषाओं को अपनाया, जिससे जन सामान्य तक संदेश पहुंचा। एक बात यहाँ से और सीखनी है, गांधी जी ने कहा था कि जहां पर हो वहां के लोगों से मिलने के लिए उन्हीं जैसे बन जाओ। यानी आप यदि सोचो किसी गांव में गए और अंग्रेजी बोल रहे हो, तो गांव का व्यक्ति आपको नहीं समझेगा। वो आपकी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक बात में हाँ कर सकता है, फिर वो नहीं समझेगा। यानी आपको वहां पर जाके वैसे ही बात करनी पड़ेगी। ये बात आपको तब भी याद रखनी है जब आप आईएएस बन जाओगे, डीएम साहब बन जाओगे। तो जब डीएम साहब जाएंगे अधिकारियों से मिलने, मीटिंग लेंगे, तो इंग्लिश में बात करेंगे। जब डीएम साहब जाएंगे नेताजी के पास, तो शुद्ध हिंदी में बात करेंगे या जो उनकी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें बात करेंगे। जब डीएम साहब किसी गांव के व्यक्ति से मिलने जाएंगे, तो ग्रामीण स्तर की अगर भाषा बोलेंगे तो उस गांव में आसानी से जुड़ पाएंगे। ये हमेशा आप ध्यान रखना। जैसे आप एक बात समझो, एक बहुत गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति आपके पास आया और वो आपको अपना भैया बोला, सर बोला, साहब बोला, बाबूजी बोला, जो भी बोला, और अपनी बात उसने रखी। आप अगर उससे यहाँ अंग्रेजी बोल दोगे तो चुप हो जाएगा ना, चला जाएगा वहां से। यदि आप उससे आराम से उसकी भाषा में बात करोगे, हंस के बात करोगे, तो आपको अपनी समस्या बताएगा और आपका कर्तव्य वहीं पूरा होगा जब आप बंदे की मदद कर लोगे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो भाषा जो है, ये किसी से भी जुड़ने के लिए संवाद बहुत जरूरी है और उसी स्तर का संवाद होना चाहिए। शिक्षा और दर्शन। तक्षशिला और नालंदा जैसी शिक्षा केंद्र विकसित होने लगे। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं, आजीवक, चरवाक, जैन, बौद्ध मत ने सांस्कृतिक बहस को प्रोत्साहित किया। कला और स्थापत्य की बात करते हैं तो नगरीकरण के साथ साथ ईंट और पत्थर के प्रयोग में वृद्धि होती है। बौद्ध और जैन संघों ने स्तूप, विहार, चैत्य की निर्माण की परंपरा तब शुरू हो जाती है। जैन धर्म का उदय कैसे होता है। महावीर जी का योगदान। वर्तमान महावीर 599 से 527 ने जैन धर्म का नेतृत्व किया। उन्होंने कठोर तप, अहिंसा और अपरिग्रह पर बल दिया। सिद्धांत क्या थे। पंच महाव्रत यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आत्मा की मुक्ति कठोर तपस्या और संयम से संभव है, उन्होंने बताया। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास था इनका। समाज पर प्रभाव क्या पड़ता। अहिंसा की शिक्षा ने समाज को नैतिक आधार दिया। व्यापारिक वर्ग जैन वर्ग से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। शूद्र और निचले वर्ग को भी धार्मिक समानता मिली। देखो वहां क्या होता था, तब पशु बलि शुरू हो गई थी। अब हर व्यक्ति के बस का तो नहीं है ना कि वो पशु बलि करे, नहीं कर पाते सब लोग। तो यहाँ पर अहिंसा की शिक्षा एक बहुत गहराई से सब पर असर डाली और जो निचला वर्ग था उसको भी धीरे धीरे समानता महसूस हुई और उसको लगा कि उसके भी जीवन का एक अस्तित्व है। बौद्ध धर्म का उदय कैसे होता है। इसमें गौतम बुद्ध जी का योगदान था। सिद्धार्थ यानी गौतम ने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन की समस्याओं को 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों में समझाया।
सिद्धांत क्या थे? 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख का कारण, दुख की निवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकार, परंतु ईश्वरवाद का इन्होंने निषेध किया। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? सरल भाषा पाली में उपदेश ने आम लोगों को आकर्षित किया। देखो फिर यही भाषा ने कमाल कर दिया। अब ये आते आते अगर संस्कृत बोलने लगते तो भाई संस्कृत तो लोग पहले सुन रहे थे। संस्कृत उस समय क्या थी? सामान्य भाषा थी, लेकिन लोकल की भाषा तो हर समय की अलग रही है ना। अंग्रेज भी अगर आप विदेश जाओ, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ अंग्रेजी ऐसी नहीं बोली जाती। ये जय हमार वाजवेयर ये तो हम लोग रटते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ लोकल में उनकी अंग्रेजी वैसी चलती है। तो इन्होंने क्या किया, भाषा को बहुत जन सामान्य की बना दिया और लोगों तक ये पहुंच गए। अहिंसा, करुणा और समानता की शिक्षा से जाति भेद कमजोर होता है। संघ नामक संगठन ने बौद्ध धर्म को संस्थागत रूप दे दिया। अन्य धार्मिक आंदोलनों का उल्लेख अगर करते हैं तो आजीवक संप्रदाय यानी मक्खिल गोसाल द्वारा प्रवर्तित है, नियतिवाद और तपस्या पर आधारित है, समाज में सीमित प्रभाव है। चरवाक और लोकायत दर्शन में भौतिकवादी विचारधारा है, वेदों और कर्मकांडों का विरोध है, यावत जीवेत सुखम जीवेत का सिद्धांत है। इसी में वो घृतम पीते पीवेत वाला था कि जब तक जियो तब तक घी लेकर पियो, भले ही उधार लो। धार्मिक आंदोलनों का समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? समानता और सामाजिक सुधार होते हैं, जैसे जाति भेद और कर्मकांड की आलोचना होती है। शूद्र स्त्रियों को भी धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं। आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव में व्यापारिक वर्ग ने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। राजाओं जैसे मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु ने इन आंदोलनों का समर्थन किया। सांस्कृतिक प्रभाव क्या थे? पाली और प्राकृत साहित्य का विकास होता है। स्तूप विहार और जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण बनते हैं। अहिंसा और करुणा जैसे मूल्य भारतीय संस्कृति में गहराई से समाहित हो जाते हैं। तो महाजनपद काल में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन केवल वैचारिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक भी थे। इन परिवर्तनों ने समाज को नई दिशा दी, जहां पुरोहितवाद और कर्मकांड की जटिलता के स्थान पर करुणा, सरलता और समानता को महत्व दिया गया। जैन बौद्ध धर्म ने न केवल भारत में बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी प्रभाव डाला। महाजनपद काल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी काल था। वैदिक धर्म के स्थान पर जैन और बौद्ध जैसे आंदोलनों ने आम जनता को नई राह दिखाई। इन आंदोलनों ने सामाजिक असमानताओं को चुनौती दी, नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन का संदेश दिया और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। वास्तव में महाजनपद काल ने उस धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय की नींव डाली जिसकी छाप आज भी भारतीय समाज पर विद्यमान है। तो यह हमारे रहे 3 महाजनपद काल के प्रश्न। अब हम आगे जो है पढ़ेंगे मौर्य काल, गुप्त काल और बौद्ध जैन पर भी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम पढ़ेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले प्रश्न आपको मिलते रहें। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करिएगा, हम आप पूरा विधिवत समझाएंगे आपको। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिए जिससे और लोगों को भी मौका मिले और लोग भी सीखें। 2-3 बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा हर प्रश्न की, जिससे आपकी लिखने की आदत अच्छी बने। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। हम भी देखते हैं कि भाई कितने ऐसे अधिकारी हैं जो भी बहुत ज़्यादा अभी से सीरियस हैं, पूरे वीडियो में पूरे बने रहते हैं। एक चीज़ और है, निबंध का जो भी सेक्शन है उसको जरूर देखते रहना है, उसका भी आपको दैनिक अभ्यास करना है। यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी सीरीज हमने रिवीजन सीरीज शुरू की है। आप बस उसको देखते जाना, आपका रिवीजन अपने आप होता जाएगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर देना और कोशिश हमारी यही है कि हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराएं और आपको एकदम परफेक्ट बना दें मेंस के मामले में। भले ही आप लाखों रुपए फीस दे के उतना परफेक्ट नहीं बन पाए हों, लेकिन यदि आप पूरे पूरे वीडियो देख लेंगे तो मेरा वादा आपसे है कि मैं मेंस में बेहतर तरीके से आपको उतारूंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।